नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और कल यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। और इस नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई कि जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदलकर यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। किसी भी देश के विकास या प्रगति में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो शिक्षा का होता है। इसलिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो पुरानी शिक्षा नीति थी हमारी उसको यहाँ पे चेंज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे लागू कर दिया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन की शिक्षा से लेकर बीएड हो गया, चाहे वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको यहाँ पे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो स्कूली शिक्षा की जो रूपरेखा थी वो पहले 10+2 की हुआ करती और अब यहाँ पे इसको परिवर्तन करके 5+3+3+4 की रूपरेखा तैयार की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसको हम आपको डिटेल्स यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम यहाँ पे लागू हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो इसको भी हम यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे समझाएंगे। थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे जानेंगे 4 वर्षीय, 3 वर्षीय व 1 वर्षीय बीएड के बारे में, क्योंकि जो अभ्यर्थी यहाँ पे टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट जानना अति आवश्यक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ फोर्थ पॉइंट होगा शिक्षकों की नियुक्ति में क्या बदलाव किए गए हैं और किस प्रकार यहाँ पे अब शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और जो हमारा 5वां पॉइंट होगा उसमें हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वो है स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 की रूपरेखा। अब देखो, पहले स्कूलों में क्या होता, 10+2 की रूपरेखा थी स्कूली शिक्षा में, लेकिन इसको बदलकर अब यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज कर दिया गया है स्कूली शिक्षा की रूपरेखा और इसको रखा गया है 5+3+3+4 की रूपरेखा। अब देखो, इसमें जो पहले के 5 साल हैं इसमें क्या होगा, 3 साल तो प्री प्राइमरी के होंगे जिसमें एलकेजी यूकेजी वगैरह आते हैं, और जो अन्य 2 साल हैं उसमें क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चों को रखा जाएगा। तो पहले के 5 साल तो ये निकल गए और इन पहले 5 सालों में जो छात्रों का, देखो पहले के 5 सालों में तो मतलब वो बच्चा होता है, जो छात्र तो बच्चा होता है और उसका माइंड इतना विकसित नहीं होता है, तो उसके माइंड के विकास के लिए यहाँ पे उसकी जो पढ़ाई होगी उसको खेल और अन्य माध्यमों से यानी खेल कूद के माध्यमों से उसकी पढ़ाई करवाई जाएगी और उसके माइंड का वहाँ पे विकास किया जाएगा। तो पहले के 5 सालों में तो ये होगा। उसके बाद है +3 यानी जो अगले 3 साल हैं, तो अगले 3 साल में यहाँ पे कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को यहाँ पे शामिल किया गया है। और इन 3 सालों में कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे यहाँ पे कला हो गया, संगीत हो गया, साइंस हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान और मानविकी यानी ह्यूमैनिटी विषयों को यहाँ पे रखा गया है और इन विषयों से छात्रों को परिचित किया जाएगा। उसका आते हैं यहाँ पे अगले 3 साल, और इन अगले 3 सालों में यहाँ पे 3 कक्षाओं को शामिल किया गया है, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। और इन 3 कक्षाओं में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में विशेषकर फोकस किया जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना या कुछ ऐसे टेक्निकल काम, कुल मिला के वो जिससे वो रिसर्च के बारे में सोचे, रिसर्च के क्षेत्र में आगे वो अच्छा कर सके। आपने चाइना में देखा होगा, वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट पे फोकस दिया जाता है ताकि वो आगे रिसर्च के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सके। तो इन 3 सालों में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। और जो अगले 4 साल हैं, इन 4 सालों में यहाँ पे 4 कक्षाओं को शामिल किया गया है, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। और इन 4 सालों में जिन विषयों पर छात्रों की गहरी रुचि हो उन विषयों के प्रति गहरी समझ विकसित करना ही इन 4 सालों का क्या है, विशेष उद्देश्य है, ताकि जिस विषय में छात्रों को रुचि हो उसका वो गहनता से अध्ययन कर सके और उसको अच्छी तरह से वहाँ पे समझ सकें। दोस्तों, तो ये तो हो गया यहाँ पे स्कूली शिक्षा की जो रूपरेखा है, जो 5+3+3+4 की जो रूपरेखा तैयार की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे समझाने की कोशिश की। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा जो स्कूली शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि पहले क्या होता, पहले जब कोई भी स्टूडेंट 9th या फिर 11th में क्या करता, वो स्ट्रीम चुनता था। कोई साइंस स्ट्रीम चुनता था, कोई आर्ट्स स्ट्रीम चुनता था 11th में और कोई कॉमर्स स्ट्रीम चुनता था। लेकिन इस स्ट्रीम सिस्टम को यहाँ पे कम्प्लीटली हटा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। यानी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि माना सपोज किसी स्टूडेंट को साइंस में भी रुचि है, साइंस में उसको केमिस्ट्री में रुचि है, लेकिन उसको पॉलिटिकल साइंस में भी रुचि है साथ साथ, तो वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। सपोज किसी को फिजिक्स में रुचि है और किसी को हिस्ट्री में भी उसमें रुचि है, तो वो फिजिक्स और हिस्ट्री साथ साथ पढ़ सकता है। यानी अब ना कोई आर्ट्स वाला होगा, ना कॉमर्स वाला होगा, ना कोई साइंस वाला होगा। जिस विषय में जिस छात्र को रुचि है, चाहे वो आर्ट्स विषय में उसको रुचि हो, चाहे वो साइंस के विषय में उसको रुचि हो, तो जिन विषयों में रुचि है उन विषयों को सिलेक्ट करके उन विषयों में स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि छात्र को उसके रुचि के अनुसार वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, और जिस विषय में उसको रुचि होगी उस विषय में वो आगे कुछ अच्छा करके ज़रूर दिखाएगा। तो यही इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विशेष उद्देश्य है। दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी प्रणाली। इसमें आप इसका अर्थ से ही लगा सकते हो यहाँ पे बहुस्तरीय प्रवेश, यानी आप बहुत सारे कोर्सों में प्रवेश कर सकते हो। अब देखो अभी तक इसमें क्या होता था कि जैसे सपोज किसी ने पहले क्या कर दिया, बीटेक कर लिया, लेकिन फिर उसको माना फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि उसको वो छोड़ना पड़ रहा है और वो कुछ अदर कोर्स वहाँ पे करना चाहता है, या करना चाहता नहीं करना चाहता, लेकिन किसी कारणवश उसको कोर्स बीटेक उसको छोड़ना पड़ गया। तो 2 साल बाद उसने वो कोर्स छोड़ दिया, लेकिन उसको कहीं बेनिफिट नहीं मिलता था, उसको ना उसको कोई डिग्री प्राप्त होती थी 2 साल की, ना कोई डिप्लोमा, ना कोई सर्टिफिकेट। उसको वहाँ पे फिर अगर वो दोबारा कुछ करना चाहेगा तो वो अदर कोर्स कर सकता है, लेकिन बीटेक का उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलना था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चेंज किया गया, और ये सबसे महत्वपूर्ण चेंज है क्योंकि इससे काफ़ी बेनिफिट होगा बहुत सारे छात्रों को। इसमें क्या है, सपोज आपने बीटेक कर दिया, 2 साल तक आपने बीटेक कर दिया, 2 साल तक बीटेक कर दिया, उसके बाद आपने सोचा कि मैं बीएससी करता हूँ। लेकिन अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया तो पहले क्या होता, आपको बीटेक की कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता। लेकिन अब क्या होगा, आपको डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या होगा, सपोज आपने कोई भी कोर्स 1 वर्ष में अधूरा छोड़ दिया, यानी 1 वर्ष आपने वो कोर्स कर दिया और 1 वर्ष में आपने वो छोड़ दिया और आप चले गए दूसरे कोर्स में, तो जो कोर्स आपने 1 वर्ष में अधूरा छोड़ा उस कोर्स का 1 वर्ष का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद यदि आपने कोई कोर्स 2 वर्ष में छोड़ दिया तो 2 वर्ष का आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपने 3 वर्ष कर दिया तो कोई भी जो डिग्री होती है वो 3 वर्ष या 4 वर्ष की होती है, तो तब तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। इसका मतलब ये कंक्लूजन ये है कि 1 साल अगर आपने कोर्स कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल आपने कोर्स कर दिया उसके बाद छोड़े तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पूरा कर दिया तो डिग्री मिलेगी। कुल मिला के आपने 1 साल किया, 2 साल किया, तो आगे आपको वो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन पहले क्या होता है कि आपने अधूरा छोड़ दिया, आपको कहीं भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है पॉइंट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, जिनको छोड़ना पड़ता है और उनको कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है उस कोर्स का। इसलिए इस कोर्स का उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो आधा अधूरे में भी छोड़ते हैं, आगे उनका वो काम आता रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने थर्ड पॉइंट में, और हमारा थर्ड पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो बीएड में चेंजेस किए गए हैं। अब देखो बीएड यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड हो गया, 2 वर्षीय बीएड हो गया और 1 वर्षीय बीएड हो गया। तो इन तीनों के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे। तो पहले यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो 4 वर्षीय बीएड कौन से छात्र कर पाएंगे। सपोज कोई छात्र यहाँ पे अभी 12th उसने पास कर दिया और वो सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट क्या करूँ, 4 वर्षीय बीएड करूँ। तो उसने 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन डाल दिया, तो उस 4 वर्षीय बीएड में उसको 3 वर्ष की तो डिग्री प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ उसमें बीएड की डिग्री भी उसको प्रदान की जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, पहले क्या होता था, पहले अगर आपको बीएड भी करना है और डिग्री भी लेनी है तो 3 साल की डिग्री करो और फिर 2 साल का बीएड करो, तो कुल मिला के 5 साल लग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे 4 साल में ही आपको डिग्री भी प्राप्त होगी और बीएड की डिग्री भी आपको प्राप्त हो रही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है 4 वर्षीय बीएड का। तो कुल मिला के इस 4 वर्षीय बीएड को आप 12th के बाद आप आसानी से कर पाओगे। फिर इसका इंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, मेरिट के बेस पे भी हो, तो खैर बात की बात है जब यहाँ पे ये कम्प्लीटली लागू हो जाएगा। और वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के नियमों पे भी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटियाँ क्या क्या नियम उसका रखती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड के बारे में। तो 2 वर्षीय बीएड जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, क्योंकि जो अभी यहाँ पे डिग्री कर रहे हैं, डिग्री कोर्स में जो अभी क्या है यूजी में है, बीएससी हो या बीए में, फिर अगर वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड कोर्स करना कंपलसरी है। ठीक है, तो 3 वर्ष का डिग्री हो गया, 2 वर्ष का यहाँ पे बीएड कोर्स वो कर सकते हैं। अब ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 12th के बाद पहले उन्होंने सोचा नहीं कि हमें टीचिंग लाइन में जाना है, फिर उन्होंने यहाँ पे पहले डिग्री कोर्स कर लिया, ठीक है, और फिर वो सोच रहे हैं कि अब हमें टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो फिर उनको वहाँ पे वो 2 वर्ष का बीएड कोर्स करना पड़ेगा।
लेकिन जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स में उसमें यही फ़ायदा है कि अगर आप पहले डिग्री प्राप्त करते हो फिर 2 वर्षीय बीएड कोर्स करते हो तो ये आपका 5 साल का होता है। लेकिन 4 वर्षीय बीएड कोर्स में आपको 3 वर्ष की डिग्री भी प्राप्त होगी और 1 वर्ष का बीएड डिग्री भी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसका आता है यहाँ पे 1 वर्षीय बीएड कोर्स। 1 वर्षीय बीएड कोर्स ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई स्टूडेंट जो यहाँ पे डिग्री के बाद पीजी डिग्री लेना चाहते हैं, यानी यूजी डिग्री के बाद वो पीजी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और लेक्चरर वहाँ पे बनना चाहते हैं। तो लेक्चरर बनने के लिए आपका पीजी उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका पीजी होना जरूरी है। तो आपने यूजी कर लिया, पीजी कर लिया और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए विशेषकर 1 वर्षीय बीएड। तो जिन्होंने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और उसके बाद वो 1 वर्ष का बीएड करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या बीए कर लिया, एमए कर लिया और उसके बाद 1 वर्ष का बीएड कर दिया। तो सिर्फ इन्हीं के लिए, मतलब जिन्होंने पीजी कोर्स अपना कंप्लीट कर दिया है उनके लिए यहाँ पे 1 वर्षीय बीएड लागू किया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि लागू कब होंगे ये 4 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड। खैर 2 वर्षीय बीएड तो अभी भी लागू हैं। अब देखो, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू हो चुकी है। यहाँ पे कैबिनेट मंत्रालय द्वारा यहाँ पे इसको मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी इसका बिल यहाँ पे संसद में पेश किया जाएगा, फिर वहाँ से वो पास होगा और उसमें अभी बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी। लगभग 2021 या 22 के अंतर्गत यहाँ पे, मतलब 2021 या 22 में ही ये क्या होगा, कंप्लीट रूप से लागू हो पाएगा। और फिर वो स्टेट सरकार यानी राज्य सरकारों को वो बिल वहाँ पे पेश किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार को वहाँ पे कहा जाएगा। फिर राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में लागू करेंगे। तो उसमें अभी काफ़ी लंबा समय लग सकता है, 2 या 3 साल का समय लग सकता है। ठीक है, फिलहाल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 4 वर्षीय 1 वर्षीय बीएड है, अभी ये एक साल तक इसमें, मतलब फिलहाल 2020 में तो ये लागू होने वाला नहीं है। वैसे अब बात करते हैं, जो हमारा 4th पॉइंट है वो है शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यहाँ पे जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो सबसे पहला बदलाव ये है कि सबसे पहले तो टीटी सबके लिए कंपलसरी हो गया है, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट तक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस एग्जाम भी देना होगा आपको और इंटरव्यू भी यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे कर दिया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है यहाँ पे डेमो और स्किल टेस्ट। अगर किसी को भी शिक्षक बनना है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो अगर उसने टीटी क्वालिफाई कर दिया, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में वो पास हो गया, उसके बाद उसका डेमो क्लास ली जाएगी और स्किल टेस्ट उसका किया जाएगा। और इन सभी दौर से अगर वो गुजर पाएगा अच्छे से, उसने सब मतलब कंप्लीट ये 4 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, तो फिर वो यहाँ पे शिक्षक बनने के काबिल समझा जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रक्रिया चेंज की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। अभी तक यहाँ पे डेमो और स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाता, लेकिन अब यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों को यहाँ पे डेमो और स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, ये जानने भी आपके लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो जो 5वीं तक की क्लास है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, यानी मातृभाषा में वहाँ पे समझाया जाएगा, मातृभाषा और जो लोक भाषा है। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब इंग्लिश यहाँ पे कई स्कूलों में होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं और इंग्लिश का ही वहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अब कंपलसरी नहीं है, जबकि कक्षा 5 तक आपको मातृभाषा में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6वीं से पाठ्यक्रम में यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग यहाँ पे शामिल की जाएगी और कंप्यूटर प्रोग्राम वहाँ पे आसानी से सिखाई जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा था अभी ऊपर कि 6 से 8 तक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे 9वीं 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 9वीं और 12वीं में भी यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। और जो चौथा पॉइंट है वो है सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के लिए एक ही मानदंड, यहाँ पे जो शिक्षा का मानदंड होगा, रूपरेखा होगी, वो एक ही करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी विश्वविद्यालयों में, सभी जो हायर एजुकेशन जो देते हैं विश्वविद्यालय, उनमें क्या होगा, यूनिवर्सिटियों में क्या होगा कि संपूर्ण देश में एक ही सिलेबस लागू करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे यहाँ पे चर्चा की और आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।